क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन कॉल पर रूस यूक्रेन जंग रुकी थी? ये सवाल फरवरी 2022 से हमारे आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच इसकी बात फिर से शुरू हुई। लल्लन टॉप ने ये सवाल देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा। क्या जवाब मिला? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की को फोन करके युद्ध रुकवाया था? क्योंकि ये सवाल जब 3 मार्च 2022 को विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो प्रवक्ता अरविंदम बागची का जवाब था, extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or this is something we were coordinating is absolutely inaccurate। लेकिन 6 अप्रैल को हमारे देश के विदेश मंत्री यानी कि आप संसद के पटल पर कहते हैं पीएम मोदी ने खुद फोन किया और 2 शहरों में गोलीबारी रुकी। मैं दो उदाहरण देता हूँ बिकॉज आई वॉज देयर इन बोथ केसेस। एक शहर था, खार्किव शहर था, जिसमें जो है रशियन फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग हो रही थी और हमारे बच्चे जो हैं दे वर नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। तो दिस वाज देयर। मैं पीएम के साथ मैं आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम जब उनकी बातचीत हो रही थी विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड ही टोल्ड प्रेसिडेंट पुतिन दैट प्लीज हमारे लोग निकल रहे हैं, वे टू गेट देम आउट। वो फायरिंग उसको रोके और जो है ये हमें उन्होंने कहा ठीक है, आई विल टेल माय मिलिट्री। तो ये तय हुआ कि हमें फॉलो अप कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद कुछ घंटे बाद या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, हमें एक जगह बताया गया सेइंग अगर आप इस दिशा में जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो ये सेफ्टी जोन है और यहाँ से आप अपने लोगों को निकाल सकते। रशियन गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड दिस? यस, करेक्ट। दिस इज फॉर खार्किव। आई थिंक जो प्रवक्ता ने जो कहा, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, जो प्रवक्ता ने कहा 3 मार्च 2022 को, वो उसके बाद कहा। तो आप उनका भी देखें, ही इज सेइंग डोंट एक्सट्रापोलेट इट टू मीन something else. So if you ask me, did the Russians stop firing because PM Modi spoke to Putin? Answer is yes. I was there. मैं साक्षी हूँ इसका। ये क्लिप फुल इंटरव्यू का एक हिस्सा भर है। पूरा इंटरव्यू आपको रविवार 17 मार्च 2024 को मिलेगा लल्लन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर। फिलहाल हम बढ़ते हैं शो की तरफ, जहां आज विस्तार से जानेंगे गैंग ने धमकी दी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, बोइंग कंपनी की पोल खोलने वाले की अचानक मौत कैसे हुई और ऑस्कर जीतने वाले फिल्म मेकर ने क्यों कहा काश मुझे फिल्म नहीं बनानी पड़ती। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं हेती से। सबसे पहले क्लिप देखिए। Gouvernement dirigé après conseil des ministres à Soya, accepté pour le mettre en place un conseil présidentiel de transition. Membre conseil ça yo pral choisi après une entente entre différents secteurs de la vie nationale. Gouvernement que m'a dirigé a retiré col immédiatement après installation conseil ça. Il a continué expédier affaires courantes jusqu'à ce que désigné un premier ministre et un gouvernement. ये थे हेती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी, जिन्होंने 12 मार्च 2024 की सुबह इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि नए प्रधानमंत्री की घोषणा तक वो पद पर बने रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफा देते वक्त हेनरी अपने देश में नहीं थे, वो थे अमेरिका के प्यूर्तो रिको प्रांत में। अब सवाल ये उठता है उनको इस्तीफा देना क्यों पड़ा। पहले तात्कालिक कारण जान लेते हैं। नंबर 1, हेती पर क्रिमिनल गैंग्स का कब्जा हो चुका है, सिस्टम पूरी तरह फेल है। नंबर 2, फरवरी 2024 के अंत में हेती के प्रधानमंत्री हेनरी मदद मांगने कीनिया गए थे। पीठ पीछे देश में बड़ा जेल ब्रेक हुआ। 2 और 3 मार्च को अपराधियों ने हेती की 2 सबसे बड़ी जेलों पर हमला किया। 4000 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया। इनमें से अधिकतर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे थे। वे एयरपोर्ट और सरकारी संस्थानों को अपने कंट्रोल में लेने की फिराक में हैं। इसके चलते हेनरी का देश लौटना मुश्किल हो गया था। नंबर 3, 5 मार्च को क्रिमिनल गैंग्स के सबसे बड़े लीडर जिमी चेरिजिए उर्फ बारबेक्यू ने
हेनरी को धमकी दी थी, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो सिविल वॉर होगा। Si Ariel Henry pas démissionné, pays a aller droite non vers un génocide. Si Ariel Henry pas démissionné, si communauté internationale là continue à supporter Ariel Henry, y a mené nous directement dans une guerre civile et cap déboucher sur un génocide. ये तो हो गई तात्कालिक वजहें। बिग पिक्चर क्या है वो भी आपको बताते हैं। एरियल हेनरी जुलाई 2021 में कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 7 जुलाई 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल मोइस की हत्या के बाद हेनरी की जिम्मेदारी थी देश में चुनाव कराएं, सत्ता नई सरकार को सौंपे, मगर वे तारीख पर तारीख बढ़ाते रहे। दावा किया मुल्क में शांति लाएंगे, शांति आती है फिर चुनाव को देखेंगे, लेकिन ना चुनाव हुए, ना आर्थिक हालात सुधरे, ना ही हिंसा पर रोक लगी। ठीक कहें तो हिंसा दिनचर्या का हिस्सा बन गई। ऐसी मारकाट मची कि हेती को द लैंड ऑफ क्रिमिनल गैंग्स कहा गया। 2022 में गैंग्स की हिंसा में 1000 से अधिक लोग मारे गए। रेप और किडनैपिंग आम बात हो गई। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2023 के बीच कम से कम 300 किडनैपिंग की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इसलिए अधिकांश जनता हेनरी को सपोर्ट नहीं करती। डर कहिए या आक्रोश कहिए, उनका झुकाव गैंग्स की तरफ ज्यादा है। हेती में सबसे खतरनाक गैंग है G9 फैमिली एंड अलाइज। ये कई कुख्यात आपराधिक गिरोहों से मिलकर बना हुआ है। इसी का सरगना है बारबेक्यू। वो खुद को क्रांति का दूत बताकर पेश करता है, लेकिन उसके ऊपर नरसंहार के संगीन आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना दबदबा स्थापित करने के लिए वो हिंसा का इस्तेमाल करता रहा है। मार्च 2024 में हेनरी के इस्तीफे की मांग उसी ने की थी। हेनरी को अभी तक अमेरिका और दूसरे देशों का सपोर्ट मिल रहा था। केन्या ने यूएन सपोर्ट टीम के तहत 1000 एलीट पुलिस वालों की तैनाती की घोषणा की थी। हेनरी इसी डील पर दस्तखत करने केन्या पहुंचे थे, मगर उनके जाते ही कहानी पलट गई। हेती कैरेबियन कम्युनिटी का सदस्य है। ये एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसमें अटलांटिक और अमेरिकास के 15 सदस्य हैं। हेती की हिंसा से वे भी परेशान थे। अमेरिका के हितों के लिए भी खतरे वाली बात थी। 11 मार्च को कैरिकॉम के नेता और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जमैका पहुंचे हेती की स्थिति पर चर्चा के लिए। उनकी मीटिंग पूरी होने के बाद ही हेनरी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। अब आगे क्या होगा? प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल काउंसिल बनाई जाएगी। इसमें कुल 9 लोग होंगे, 7 के पास वोटिंग का अधिकार होगा। ये काउंसिल कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति करेगी। ये हेती में अगला चुनाव कराएंगे। तो क्या अब हिंसा रुक जाएगी? इसकी उम्मीद ना के बराबर है। क्यों? जानकार कहते हैं बारबेक्यू और उसके गैंग मेंबर्स कुर्सी और पैसे के लिए लड़ रहे हैं। वे किसी अंतरिम सरकार के लिए पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, ट्रांजिशनल काउंसिल में अधिकतर ऐसे लोग शामिल किए गए जो हेनरी के समर्थक हैं। आशंका है कि हेनरी की तरह उन्हें भी आम लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हेती की स्थिति पर हमारी नज़र बनी हुई है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे लल्लन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे। और विस्तार से तिया पांचा समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। हेती का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं चैप्टर बोइंग की तरफ। हमारे जीवन का एक हिस्सा मर चुका है। मेरी बेटी एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वो महज 24 साल की थी। वो अपने मेडिकल कॉलेज की सबसे होनहार छात्रा थी। महज 4 साल की उम्र में उसने खुद से पढ़ना लिखना सीख लिया था। अगर वो जिंदा होती तो हेल्थ की दुनिया में उसने कुछ बड़ा किया होता। अभी आपने जो सुना वो साम्या रोज टूमो नाम की एक लड़की के पिता का बयान था। 10 मार्च 2019 साम्या इथियोपिया से केन्या जा रहे एक प्लेन में सवार हुई। प्लेन ने इथियोपिया की राजधानी केबोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। प्लेन को टेक ऑफ के महज 6 मिनट का समय हुआ था। प्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई। प्लेन के क्रू मेंबर ने कहा घबराएं नहीं, अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांधे रखें। लेकिन शायद क्रू मेंबर को भी नहीं पता था कि चंद लम्हों में क्या अनहोनी होने वाली है। प्लेन इथियोपिया के बिशोफ्टू शहर में क्रैश हो गया। साम्या रोज समेत प्लेन में सवार सभी 156 लोगों की मौत हो गई। साम्या की मौत एक प्लेन हादसे में हुई। हादसे अप्रत्याशित होते हैं, उनके बारे में पहले से पता नहीं होता। लेकिन क्या साम्या जैसे 156 लोगों की मौत महज एक हादसा थी? एक और हादसे के बारे में सुनिए। 29 अक्टूबर 2018 विवियन हसना अफीफा इंडोनेशिया के सोएकर्नो हट्टा एयरपोर्ट से प्लेन में सवार हुई। ये प्लेन इंडोनेशिया के ही दूसरे शहर में जा रहा था। उड़ान भरने की महज 13 मिनट बाद प्लेन में खराबी की खबर मिली। कोई कुछ कर पाता कि देखते ही देखते चंद सेकंड्स में प्लेन क्रैश हो गया और अफीफा समेत प्लेन में मौजूद सभी 189 लोगों की मौत हो गई। ये भी एक प्लेन हादसा था, लेकिन क्या वाकई? पिछले सालों में हुए प्लेन हादसों की एक ऐसी लंबी श्रृंखला बन चुकी है, लेकिन सब में
एक चीज़ कॉमन रही है, ये प्लेन बोइंग कंपनी के बनाए हुए थे। बोइंग द्वारा बनाए गए एयरप्लेन्स 6000 से ज़्यादा दुर्घटनाओं की वजह बन चुके हैं। इनमें से 415 बहुत घातक एक्सीडेंट थे, जिनमें 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बोइंग पर पिछले सालों में कई आरोप लग चुके हैं कि कंपनी के प्लेन घटिया क्वालिटी के बनाए जाते हैं, इसलिए हादसे होते हैं। सुनने में ये बात किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसी लगती है। बोइंग ने भी ऐसा ही कहा, लेकिन फिर उनके एक कर्मचारी ने उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी। जॉन बार्नेट लंबे समय तक बोइंग में काम कर चुके थे। उन्होंने बताया कंपनी सिर्फ मुनाफे पर ध्यान देती है, घटिया सामान प्लेन में लगाती है। बोइंग पर इसी सिलसिले में केस भी चल रहे थे। जॉन बार्नेट इस केस की सबसे अहम कड़ी थे, पर बीती 9 मार्च को वो अपनी गाड़ी में मृत पाए गए। उनकी मौत को संदिग्ध कहा जा रहा है। अभी तक मौत की असली वजह नहीं पता चल पाई है, लेकिन इंटरनेट पर लोग किसी बड़ी साजिश की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे क्या है बोइंग का इतिहास, बोइंग की पोल खोलने वाले जॉन बार्नेट कौन थे, उन्होंने बोइंग के बारे में क्या सच्चाई बाहर लाई और उनकी मौत को संदिग्ध क्यों कहा जा रहा है। हवाई जहाज बनाने वाली अमेरिकन कंपनी बोइंग हवाई जहाज के अलावा कंपनी मिसाइल, रॉकेट, सैटेलाइट आदि भी बनाती है, इसलिए एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मामले में वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है। इसकी शुरुआत 1916 पैसिफिक एयरप्लेन कंपनी के रूप में हुई थी। दुनिया का पहला सफल एयरप्लेन साल 1903 में बनाया गया था। इसके महज 13 साल बाद एयरप्लेन्स को कमर्शियल रूप में बनाना एक बड़ा कदम था। कंपनी बनने के महज 1 साल बाद इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी कर दिया गया था। कंपनी ने तरक्की की, ने खुद की एयरलाइन खोली, खूब मुनाफा हुआ। साल 1960 में कंपनी ने वर्टोल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को खरीद लिया, जो उस समय हेलीकॉप्टर्स का सबसे बड़ा निर्माता था। 60 और 70 के दशक में बोइंग स्पेसक्राफ्ट, कृषि, समुद्र यात्रा करवाने के लिए वाहन आदि भी बनाने लगी। ये सब सेकेंडरी बिजनेस थे। बोइंग का मेन फोकस हवाई जहाज बनाने पर ही था। अब तक मार्केट में हवाई जहाज बनाने वाली कई कंपनियां आ चुकी थी, लेकिन बोइंग की जगह कोई नहीं ले पाया। एयरप्लेन बनाने के धंधे में बोइंग की बादशाहत कायम रही। वो किफायती दामों में लेटेस्ट एयरक्राफ्ट बेच रही थी, इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस उससे हवाई जहाज खरीदने लगी। बोइंग के सबसे बड़े खरीदारों के आप नाम सुनिए। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन, ये बोइंग के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अब तक उसने कंपनी से 1850 हवाई जहाज खरीदे हैं। अमेरिका की साउथ वेस्ट एयरलाइन और अमेरिकन एयरलाइन खरीदारों की फहरिस्त में दूसरे और तीसरे नंबर पर शामिल हैं। अब तक इन दोनों एयरलाइंस ने भी 1000 से ज़्यादा हवाई जहाज बोइंग से खरीदे हैं। दुबई से संचालित होने वाली एमिरेट्स ने 2013 में सबसे महंगे हवाई जहाज बनाने का ऑर्डर बोइंग को दिया था। उसके अलावा दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस बोइंग से हवाई जहाज खरीदती हैं। इसमें भारत की एयर इंडिया भी शामिल है। साल 2023 में बोइंग को 220 हवाई जहाज़ों के ऑर्डर दिए गए थे। ये तो थी बोइंग की सक्सेस की एक झलकी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 90 के दशक तक बोइंग के प्लेन खूब बिके, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इसके प्लेन्स को खरीदने से लोग कतराने लगे। ऐसा भी हुआ कि यात्री एयर टिकट बुक करते समय देखते कि क्या ये बोइंग द्वारा बनाया गया प्लेन है। इसके पीछे की वजह थी बोइंग के प्लेन का क्रैश होना। इसकी टाइमलाइन जानते हैं। 19 जुलाई 1970 को यूनाइटेड एयरलाइन के एक हवाई जहाज में उड़ते समय गड़बड़ी आई। ये जहाज बोइंग ने बनाया था। पायलट ने इसे सेफली लैंड करा दिया। इससे बोइंग की छवि पर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद साल 1989 में एक और घटना हुई, जिसके चलते पहली बार बोइंग पर सवाल उठे। उस रोज़ चाइना एयरलाइन के एक जहाज ने ताइवान से उड़ान भरी। ये जहाज बोइंग ने ही बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान भरने के बाद ये पहाड़ से टकरा गया। इससे प्लेन में बैठे सभी 54 यात्रियों की मौत हो गई। ये पहली घटना थी जब बोइंग का कोई हवाई जहाज क्रैश हुआ था और उसमें लोगों की जान गई थी। ये सिलसिला और आगे बढ़ा। 17 जुलाई साल 2000 को अलायंस एयर का हवाई जहाज भारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 55 लोग मारे गए। 6 मार्च 2003 एयर अल्जीरिया की एक फ्लाइट अल्जीरिया से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई। सभी 97 यात्री और 6 क्रू मेंबर इसमें मारे गए। फिर साल 2018 में इंडोनेशिया में एक दुर्घटना हुई। इसमें 189 लोग मारे गए। सुबह 6:21 पर बोइंग 737 के मैक्स 8 विमान ने इंडोनेशिया के हवाई अड्डे से उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही विमान के क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और वापस जकार्ता लौटने की परमिशन मांगी। इस वक्त प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इसके बाद प्लेन ने ना तो इमरजेंसी अलर्ट जारी किया, ना ही वापस लौटा। 6:32 पर प्लेन से संपर्क टूट चुका था। प्लेन उड़ान भरने के 11 मिनट के भीतर ही तेजी से जावा समुद्र में जा गिरा। इस हादसे में 189 लोग मारे गए। जांच में पता चला एक सेंसर की खराबी की वजह से ऐसा हुआ था। बोइंग ने इस विमान को क्रैश होने से 1 साल पहले ही लॉन्च किया था। इसने बोइंग की इमेज पर दाग लगा दिया। इस घटना के 5 महीने बाद बोइंग के बनाए नए हवाई जहाज में एक और हादसा हुआ।
10 मार्च 2019 को घड़ी में सुबह के 6:38 हुए थे। इथियोपिया के अदिस अबाबा शहर में मौसम बिल्कुल साफ था। बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इथियोपिया एयरलाइन की फ्लाइट 302 ने केन्या की राजधानी नायरोबी के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ करने के 1 मिनट बाद कैप्टन के आदेश पर फर्स्ट ऑफिसर कंट्रोल टावर में फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम की जानकारी देता है। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद प्लेन अचानक हवा में आगे की तरफ झुक जाता है। 3 मिनट के बाद पायलट फर्स्ट ऑफिसर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वापस लौटने की परमिशन मांगने को कहता है। इसके तुरंत बाद विमान से संपर्क टूट जाता है। उस समय विमान की स्पीड 700 मील प्रति घंटा की थी। वो इसी रफ्तार से नीचे गिरा और क्रैश हो गया। इस घटना और इंडोनेशिया वाली घटना में क्या कॉमन था? दोनों घटनाओं में बोइंग कंपनी की 737 सीरीज का मैक्स 8 जेट इस्तेमाल हुआ था। इस घटना के बाद बोइंग के इस जहाज को हवा में उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। फिर 5 जनवरी 2024 को इसी मॉडल के अपग्रेडेड वर्जन 737 सीरीज का मैक्स 9 उसने अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से उड़ान भरी। चंद मिनट बाद जैसे ही विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसका एक दरवाजा टूट गया। प्लेन में एयर प्रेशर इतना घट गया कि लोगों को लगा उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। विमान को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उतारा गया। घटना के 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने 737-9 मैक्स सीरीज की करीब 171 विमानों पर रोक लगा दी। भारत के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को बोइंग 737-8 मैक्स प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट डोर के सिक्योरिटी चेक के आदेश दिए। इन सारी घटनाओं ने लगातार बोइंग को एक्सपोज किया है, पर एक व्यक्ति और था जो बोइंग के खराब हवाई जहाज़ों पर लगातार सवाल कर रहा था। उसका नाम था जॉन बार्नेट। जॉन बार्नेट ने बोइंग कंपनी में 32 सालों तक काम किया। साल 2010 से वो कंपनी के एक प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। 2017 में कंपनी से रिटायर हो गए थे। अपनी मौत की कुछ दिनों पहले तक वो विसल ब्लोअर मुकदमे में कंपनी के खिलाफ गवाही दे रहे थे। जॉन बार्नेट ने क्या खुलासे किए थे ये भी जानते हैं। साल 2019 में उन्होंने बीबीसी को बताया था कंपनी के दबाव में कर्मचारी विमान में ऐसे पुर्जे लगा रहे थे जो मानकों के हिसाब से ठीक नहीं थे। प्लेन में लगने वाला ऑक्सीजन सिस्टम भी सही से नहीं लगाया जाता है, ना ही उसकी सही ढंग से जांच होती है। इसकी वजह से इमरजेंसी के समय 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क काम नहीं करता है। जॉन बार्नेट ने यह भी कहा कि कंपनी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज बनाने के लालच में सुरक्षा से समझौता करती है। कबाड़ में पड़े खराब पुर्जों को भी कई बार हवाई जहाज में फिट कर लगा दिया जाता है ताकि प्रोडक्शन लाइन में देरी ना हो। जॉन बार्नेट कहते हैं कि उन्होंने इन सब की शिकायत अपने मैनेजर से भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जॉन के आरोपों से बोइंग ने पल्ला झाड़ लिया है। पिछले हफ्ते ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कंपनी तय मानकों का पालन करने में विफल रही। जॉन बार्नेट की मौत कैसे हुई, इस पर भी बात करते हैं। पिछले सप्ताह ही बोइंग कंपनी के वकीलों ने जॉन से पूछताछ की थी। जॉन बोइंग के खिलाफ चल रहे केस में गवाही देने चार्ल्सटन शहर गए थे। 9 मार्च को केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जानी थी। जब वो समय पर नहीं पहुंचे तो उनके होटल वालों से पूछताछ की गई। बाद में वो अपने होटल के पार्किंग एरिया में खड़े अपने ही ट्रक में मृत पाए गए। बोइंग कंपनी ने जॉन की मौत पर दुख जताया, लेकिन सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है, इतनी बड़ी प्लेन कंपनी के खिलाफ खड़े इकलौते व्यक्ति की मौत कैसे हुई, खासकर तब जब वो अहम गवाही देने जा रहा था। क्या इसके पीछे सच में कोई कॉन्स्पिरेसी है? बोइंग की कहानी यहीं तक। अगला चैप्टर जुड़ा है सिनेमा से। 10 मार्च 2024 की रात ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। ओपेनहाइमर और पुअर थिंग्स ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते, मगर सबसे ज़्यादा सुर्खी बटोरी यूक्रेनी फिल्मकार मिस्लाव चरनोव की स्पीच ने। मिस्लाव की डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मेरियोपोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये यूक्रेन के इतिहास का पहला ऑस्कर अवार्ड है। चरनोव ने ऑस्कर जीतने के बाद कहा, ये यूक्रेन के इतिहास का पहला ऑस्कर है। मैं इसके लिए आभारी हूँ। ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है, मगर मैं शायद इस मंच पर आने वाला पहला डायरेक्टर हूँगा जो ये कहेगा कि काश मैं ये फिल्म नहीं बनाता। काश मैं इस अवार्ड के बदले सुनिश्चित कर पाता कि रूस यूक्रेन पर हमले करना बंद कर दे, यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करना छोड़ दे, हमारे हज़ारों यूक्रेनी साथियों की हत्याएं करना बंद कर दे, उन सभी लोगों को अपनी जेल से रिहा कर दे जो हमारी ज़मीन की सुरक्षा करने वाले सैनिक आम लोग हैं। मगर मैं इतिहास को नहीं बदल सकता, मैं अतीत में जो हुआ उसे नहीं बदल सकता, मगर हम सभी, मैं, आप और दुनिया के कुछ सबसे काबिल लोग मिलकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतिहास को सुधारा जाए, सच्चाई की जीत हो, ताकि मेरियोपोल में जो लोग मारे गए और जिन्होंने अपनी जाने दी हैं वो कभी भूले ना जाएं, क्योंकि सिनेमा स्मृतियों को आकार देता है और स्मृतियों से इतिहास बनता है। आप सबका शुक्रिया। 20 डेज इन मेरियोपोल की कहानी क्या है? मेरियोपोल यूक्रेन का एक शहर है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया,
फिर जंग शुरू हुई। मेरियोपोल इस लड़ाई के सबसे अहम केंद्रों में से था। रूस का हमला शुरू होने से महज 1 घंटे पहले यूक्रेनी पत्रकार मिस्लाव चरनोव अपने साथियों के साथ मेरियोपोल पहुंचे थे, लेकिन वहां से निकलना मुश्किल हो गया। जब तक वे वहां रहे, उन्होंने अपने सामने कई हृदय विदारक घटनाएं देखी। 20 डेज इन मेरियोपोल में इन्हीं घटनाओं को दर्ज किया गया है। इसको अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी एपी और पब्लिक ब्रॉडकास्टर पीबीएस ने मिलकर बनाया है। 94 मिनट की डॉक्यूमेंट्री अमेज़ॉन पर देखी जा सकती है, किराया देना पड़ेगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में और किनको नॉमिनेशन मिला था? युगांडा की बॉबी वाइन, द पीपल्स प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया की 4 डॉटर्स, चिली की द इंटरनल मेमोरी, भारत की टू किल अ टाइगर। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।